तो पाठ है वही बड़े भाई साहब जिसे हम पिछले 10 दिनों से पढ़ रहे हैं। 10-15 दिन हो गए होंगे। दरअसल बड़ा पाठ है, बड़ा चैप्टर है, बड़ी कहानी है और इसलिए अलग अलग पार्ट्स में और ज़्यादा टाइम लेकर इसे पढ़ाना पड़ा। आज इसका समापन हो रहा है और आज हम केवल क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। कि क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपके लिए विशेषकर परेशानी ये है कि क्वेश्चन का आंसर यानी प्रश्नों के उत्तर लिखना इज नॉट अ बिग टास्क। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज, व्हाट इट इज आस्किंग, दैट इज important. Sometimes you know the answers but you don't know what the question actually means what it is trying to say. And when you don't understand what it is trying to say, then how you will reply, how you will write the answers. Yes or no? So today we are going to discuss the questions. I'm not giving you the notes right now. I'm just telling you, I'm just trying to make you understand what the question is. Okay, three major parts are there in your exercise. First one is मौखिक, means oral questions. Second one is written, लिखित. एंड लिखित में छोटे और बड़े क्वेश्चंस हैं, मीन्स 25 to 30 वर्ड्स वाले और 50 to 60 वर्ड्स वाले. और उसके बाद एक पार्ट है उसका आशय स्पष्ट कीजिए. आशय स्पष्ट करने का मतलब होता है, आशय स्पष्ट करना यानी किसी बात का मतलब समझाना कि ये बात कहने का अर्थ क्या है. अर्थ समझ लीजिए बस, आशय मतलब अर्थ. तो सबसे पहले हम मौखिक पार्ट उसका डिस्कस करते हैं. तो जो मौखिक पार्ट है, जो ओरल क्वेश्चंस हैं, उनमें क्या है कि लिख रहा है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें है कि कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी. सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि इसका मीनिंग क्या है और मीनिंग के लिए एक एक शब्दों के हर एक शब्द का अर्थ जानना जरूरी है. तो और हर एक शब्द का नहीं, जो उसके कीवर्ड्स होते हैं, जो मेन वर्ड्स होते हैं, उनके अर्थ जान लिए तो समझ लीजिए कि बात ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी. कथा नायक, कथा मतलब स्टोरी, नायक मतलब हीरो, एक्टर. कथा का जो हीरो है, कौन हीरो है इस कहानी का? हीरो कौन है? हीरो वो होता है जो शुरू से आखिर तक कहानी में बना रहे, और वो है छोटा भाई. तो पूछ रहा है छोटे भाई की रुचि मतलब इंटरेस्ट किन कार्यों में थी, विच टाइप ऑफ वर्क्स, कौन कौन से काम में छोटे भाई का इंटरेस्ट था. ठीक है, अब लिख सकते हैं ना, एक लाइन में बिल्कुल आंसर लिखना है. मौखिक क्वेश्चंस है और आंसर लिख लेंगे ना. किन कामों में रुचि थी? खेलने कूदने में थी, घूमने फिरने में थी, और तो कोई काम करता नहीं था. पढ़ने लिखने को छोड़ के बाकी सारे कामों में रुचि थी. दूसरा प्रश्न है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? पहला सवाल क्या होता था? ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सबको याद होगा. क्या पूछते थे? कहाँ थे, है ना. यही जब भी छोटा भाई घूम के बाहर से आता था तो यही सवाल बिल्कुल इसी अंदाज में पूछा जाता था कि कहाँ थे. मीन्स द क्वेश्चन इज व्हाट, विच क्वेश्चन बड़े भाई साहब यूज्ड टू आस्क टू छोटे भाई एवरी टाइम. द फर्स्ट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन था कहाँ थे, वेयर वर यू. थर्ड क्वेश्चन मौखिक. दूसरी बार पास होने पर भाई साहब के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? ठीक है, तो जब दूसरी बार छोटा भाई पास हो गया तो क्या हुआ? और ज्यादा स्वच्छंद हो गया, मतलब और ज्यादा फ्रीडम फील करने लगा, और ज्यादा खेलने कूदने लगा. बड़े भाई साहब का डर उसके ऊपर कम हो गया, बड़े भाई साहब से वह कम डरने लगा. ठीक है, आगे. बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से उम्र में कितने बड़े थे? हाउ एल्डर ही वॉज, बड़े भाई साहब, और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे, एंड इन विच क्लास ही वॉज. तो अब दोनों चीजें आपको पता है. बड़े भाई साहब जो छोटे भाई से कितने बड़े थे? 5 साल बड़े थे. लास्ट में एक जगह, शुरुआत में भी लिखा है और लास्ट में भी मैंने एक जगह उनका जो
7th पार्ट में उनका डायलॉग था कि आखिरी बिल्कुल कि मेरे और तुम्हारे बीच में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। ठीक है ना। तो यहां पर पूछ रहा है कि कितने बड़े थे उम्र में, तो उम्र में आप लिखेंगे कितने बड़े थे, 5 साल, और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे, और वे पढ़ते थे क्लास 9th में। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। दिमाग को आराम देना, दिमाग मीन्स माइंड, आराम देने मतलब रेस्ट, अपने माइंड को रेस्ट देने के लिए व्हाट एल्डर ब्रदर वाज डूइंग मीन्स व्हाट ही यूज्ड टू डू, क्या करते थे कि कॉपी के पेजेस पर, किताब के हाशियों पर कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें बनाते थे, किसी किसी शब्द को बार बार रिपीट करते थे, किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को, कभी कभी शेर लिखा करते थे। शेर समझ रहे हैं ना, लाइन वाला नहीं, पोएट्री वाला। तो कभी कभी शेर लिखते थे, कभी तस्वीरें बनाते थे, है ना, कभी कभी किसी वर्ड या किसी लाइन को बार बार लिखते थे। ठीक है, ये था मौखिक पार्ट, ये ओरल क्वेश्चंस थे। आगे हम चलते हैं रिटन में। रिटन में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, क पार्ट जो है उसमें क्या है कि छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। When the younger brother made his timetable, after that why he could not follow। छोटे भाई ने अपना टाइम टेबल बनाया लेकिन उसे फॉलो क्यों नहीं कर पाया। तो क्यों नहीं फॉलो कर पाया, फॉलो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि सुबह जब वो उठता था तो मैदान की हरियाली, हरी भरी घासें, वॉलीबॉल के मैच, फुटबॉल के मैच, है ना, तो ये खेलने कूदने की तरफ जो उसका इंटरेस्ट था, ये चीजें उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी और वो पढ़ाई लिखाई भूल करके फिर से खेल कूद में लग जाता था, इसलिए टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता था। टाइम टेबल में केवल पढ़ने की बात थी, है ना, तो केवल पढ़ने वाला काम छोटे भाई से कैसे होगा, क्योंकि उसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई के पास के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। हा? पूरा टाइम गुल्ली डंडा खेल करके जब छोटा भाई पहुंचता है घर पे तो क्या प्रतिक्रिया हुई। भाई साहब ने खूब डांटा उसको, खूब समझाया, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बोला कि घमंड नहीं करना है ना, और ये भी बताया कि अपनी सफलता से इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। कभी कभी तुक्का लग जाता है, कभी कभी आदमी गलती से पास हो जाता है, गलती से अच्छे शॉट लगा देता है, लेकिन इससे वो अच्छा खिलाड़ी नहीं बन जाता। उसको अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। दबाना मतलब, दबाने का वैसे मतलब होता है प्रेस करना, लेकिन यहां दबाने का मतलब छिपाना, हाइड करना। बड़े भाई साहब के मन में भी बहुत सारी विशेष थी, लेकिन उन्हें वो चीज हाइड करनी पड़ती थी। क्यों हाइड इसलिए करनी पड़ती थी क्योंकि उनको लगता था, और ये बात सही भी है, उनको लगता था कि अगर मैं इस तरह से रहूंगा जो छोटा भाई है उसके साथ क्या होगा। मीन्स अगर मैं खेल कूद में अपना टाइम वेस्ट करूंगा तो छोटा भाई तो और ज्यादा टाइम वेस्ट करने लगेगा, वो तो और ज्यादा खेल कूद में वैसे ही इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा है, तो वो गलत रास्ते पर चला जाएगा। तो अपने छोटे भाई के लिए एक बेंचमार्क, एक एग्जाम्पल सेट करने की वजह से, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए वे खेलते कूदते बिल्कुल नहीं थे और अपनी सारी विशेष अपने मन में दबाए रखते थे। इस तरह का कोई काम नहीं करते थे, पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं करते थे, जिससे उनके छोटे भाई के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो कि मुझे भी खूब पढ़ाई करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देंगे, एक ही तो मुद्दा है, पढ़ने ना पढ़ने वाला। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई को सलाह देते थे कि खेल कूद में टाइम नहीं वेस्ट करना है, खूब मेहनत से पढ़ना है। एक बार आदमी पास हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो हर बार पास हो जाएगा। इसके अलावा हमेशा वो इतने सारे एग्जाम्पल दे करके घमंड न करने
खूब मेहनत से पढ़ाई करने और कुछ बनने की शिक्षा देते थे। आगे, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? नरम व्यवहार मतलब, नरम मतलब सॉफ्ट, व्यवहार मतलब बिहेवियर। जब बड़े भाई का बिहेवियर, उनका व्यवहार थोड़ा नरम हो गया तो छोटे भाई ने उसका क्या फायदा उठाया? तो क्या फायदा उठाएगा? खूब खेलेगा, खूब घूमेगा, मजे से पढ़ेगा लिखेगा नहीं, यही तो फायदा उठाना है, और क्या उठाना है? यही तो वो चाहता था। अगर बड़े भाई की डांट फटकार न मिलती, ख वाला है, अगर बड़े भाई की डांट फटकार न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अव्वल मतलब फर्स्ट। इफ द एल्डर ब्रदर इज नॉट गोइंग टू स्कॉल्ड द यंगर वन, देन was it possible to stood first in the class for the younger one? अपने विचार प्रकट कीजिए। यू हैव टू राइट योर ओन ओपिनियन, मीन्स योर ओन व्यू। तो आप अपना व्यू लिख सकते हैं। यू कैन राइट दैट अगर छोटा भाई बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं डांटता तब भी वो पास हो जाता, बट इन माय ओपिनियन मुझे लगता है, और ज़्यादातर आपको भी लगता होगा, कि उनके डांटने की वजह से थोड़ा बहुत तो वो पढ़ ही लेता था और उस वजह से वो दिमाग उसका तेज रहा होगा, वो पास हो गया अच्छे नंबर से। लेकिन अगर बड़े भाई साहब बिल्कुल नहीं डांटते और वो बिल्कुल ना पढ़ता तो अपनी क्लास में अव्वल नहीं आ पाता, क्योंकि तब वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता। अभी क्या था, उनके डर से थोड़ा बहुत पढ़ता था। अगर बिल्कुल पढ़ना बंद कर देता तो वह पास नहीं हो पाता, अच्छे मार्क्स उसके नहीं आते। ये बात, इस बात से अभी सहमत हुए हैं ना? तो ये हो गया इसका आंसर। फिर कह रहे कि लेखक ने इस पाठ में समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे हमारे एजुकेशन सिस्टम की ऐसी चीजें हैं जिन पर बड़े भाई साहब ने व्यंग्य किया है? व्यंग्य करना मतलब मजाक उड़ाना किसी चीज का। क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? डू यू अग्री? तो आप तो अग्री करेंगे ही, क्योंकि बड़े भाई साहब न पढ़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बड़े भाई साहब ने हमारे सिस्टम की बहुत सारी चीज़ों पर सवाल उठाए हैं। कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें जो पढ़नी पड़ती हैं ये बेकार ही हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। तो हिंदी पढ़ने में कहते हैं लंबे लंबे ऐसे लिखवाते हैं और कहते हैं कि टाइम के पंक्चुअल होने पर, समय के पंक्चुअल होने पर हमें ऐसे लिखना है। हिस्ट्री में राजाओं और उनके कारनामों को याद करना पड़ता है, डिफरेंट राजाओं के नाम और उनके रूलिंग टाइम में क्या क्या हुआ। मैथ्स में, अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़नी पड़ती हैं जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो हालांकि उनकी बात कुछ मामलों में सही है। एक मामले में सही है कि कहते हैं कि यहाँ पर केवल रटने पर जोर दिया जाता है कि आप केवल रट लीजिए। रटना मतलब होता है बस किसी चीज़ को मेमोराइज कर लेना, अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है। तो ये बात उनकी सही है, रटने पर यानी केवल मेमोराइज करने पर जोर नहीं होना चाहिए, लर्निंग पर जोर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पर जोर होना चाहिए। रटना इज नॉट एजुकेशन। बाकी चीज़ें जो वो कहते हैं कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री और हिस्ट्री और ये, तो ये बात उनकी गलत है। बहुत सारी जगहों पर वो चीज़ें हमें काम आती हैं, हम उस समय पढ़ते समय हमको लगता है कि ये काम नहीं आएगी, लेकिन जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी जगहों पर वो चीज़ें काम आती हैं। इसलिए आप जैसे मान लो कि ज्योमेट्री आप पढ़ लिए, आगे चल करके आप ऐसा नहीं कि आप इंजीनियर ही बन जाइए, अब एक सामान्य व्यक्ति भी रह जाते हैं तो अपने जो काम करेंगे कहीं ना कहीं आपके घर में आप एक कारपेंटर बनते हैं, वहाँ भी ज्योमेट्री का यूज है। आप एक राजगीर बनते हैं मतलब घर बनाने वाला, वहाँ भी ज्योमेट्री का यूज है। आप एक वेल्डर बनते हैं, वहाँ भी ज्योमेट्री यूज की जाएगी। मैं ये बता रहा हूँ कि आप केवल इंजीनियर बने तभी नहीं ज्योमेट्री यूज करेंगे। वो ज्योमेट्री कहाँ कैसी लाइन खींचनी, कहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, कहाँ पे ट्राइंगल बनेगा, है ना, कहाँ पे पैरेलल लाइन खींचनी है ना, ये सारी चीज़ें इन सारे कामों में भी यूज होती हैं। तो बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये हमारे प्रयोग में नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो और जितनी भी चीज़ें हैं, हिस्ट्री वगैरह भी बहुत सारी जगहों पर हम क्या करते हैं, हिस्ट्री में अपने लोगों से, जो लोग हो गुजरे हैं, जो लोग हमारे पास्ट रहे हैं, उनके टाइम में हुई चीज़ों से हम सबक लेते हैं, हम उससे सीख लेते हैं, लेसन लेते हैं कि हमें कैसे काम करने चाहिए। तो वो भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? तो बड़े भाई साहब क्या कहना चाहते हैं, हमारे अंदर हम जीवन की समझ कैसे आती है?
अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है लाइफ में, जीवन मतलब लाइफ, समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो बड़े भाई साहब का एक लाइन में एकदम कहना है कि किताब पढ़ने से जिंदगी की समझ नहीं आती। वी कैनॉट अंडरस्टैंड लाइफ जस्ट बाय रीडिंग द बुक्स। जिंदगी की समझ जिंदगी जीने से आती है, उसे एक्सपीरियंस करने से आती है। आउटर वर्ल्ड में निकलिए, दुनिया देखिए, चीज़ों को समझिए, एक्सपीरियंस करिए, तब आप सही लाइफ को जान पाएंगे। केवल किताबें पढ़ने से आपको ज़िंदगी की समझ नहीं होगी। मैंने ये चैप्टर पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि केवल किताबी ज्ञान अगर आप प्राप्त कर लें तो आगे चल करके प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं मिलेगा, व्यावहारिक ज्ञान आपका जीरो रह जाएगा। ठीक है। जो अगला प्रश्न है उसमें कहते हैं कि छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई। अब ये भी बात है, छोटा भाई पहले तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता था, अचानक क्या हो गया कि बड़ी रिस्पेक्ट करने लगा और उनकी नज़र बचा करके इधर उधर जाने आने लगता था। तो हुआ क्या था, पहले तो मीनिंग समझ लीजिए। छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई, यानी छोटे भाई के मन में, उसके माइंड में एल्डर ब्रदर के लिए इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों आ गई। वाई ही स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हिम, द एल्डर ब्रदर। तो क्या है इसका आंसर। आपने देखा कि 2 बार भाई साहब फेल हुए और दोनों बार छोटा भाई पास हो गया। तो पास हो गया तो क्या हुआ, पास होने के बाद वो बहुत ज़्यादा फ्री हो गया, खूब घूमने खेलने लगा। और एक दिन जब भाई साहब ने उसको पकड़ लिया रास्ते में और उसके बाद खूब लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, खूब सुनाया उन्होंने, खूब डांटा और ये भी कहा कि ये सारी बातें मैं तुम्हें तुम्हारे वेलफेयर के लिए बता रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ। अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूँ। मतलब अभी बातचीत कह के समझा रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं मैं सारी चीज़ें तुम्हारे लिए, तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ, और तुम नहीं मानोगे तो मैं फिर इससे आगे भी जा सकता हूँ। ये जब सारी बातें छोटे भाई ने सुनी, उसको लगा कि वास्तव में बड़ा भाई किसके लिए कह रहा है, बड़ा भाई उसी के वेलफेयर के लिए बात कर रहा है। तो छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए और ज़्यादा रिस्पेक्ट हो गई। ठीक है। आगे एक है बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं। स्वभावगत, जो उनके स्वभाव में है, जो उनके नेचर में है, उनका नेचर कैसा है, यू हैव टू राइट दैट। ठीक है। कैसा नेचर है, तो बहुत पढ़ने वाले हैं, है ना, एक एक क्लास में 2-2 3-3 साल पढ़े रहते हैं नींव मजबूत करने के लिए। बहुत ज़्यादा समझदार हैं, छोटे भाई के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें भी खेलने कूदने इन सब कामों का मन करता है, लेकिन वो छोटे भाई के चक्कर में ये सब नहीं करते हैं, है ना। खूब पढ़ाई करते, खूब मेहनत करते हैं, उपदेश देने की कला में माहिर हैं, बहुत ज़्यादा प्रीचिंग करना, और उनके पास जीवन के अनुभव भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सब चीज़ें, ये जो बातें हैं, ये बड़े भाई के चरित्र की विशेषताएं हैं। जब कभी आपसे किसी का कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए कहा जाए या किसी के स्वभाव की विशेषता बताने के लिए कहा जाए, तो उसकी पर्सनैलिटी के जो 4-5 ट्रेट्स होते हैं, जो ट्रेट्स हैं, उनको 4-5 पॉइंट्स में आप लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में किसे बड़ा कहा है और क्यों। अब ये बात ऑलरेडी हो चुकी है ना। एक क्वेश्चन था कि बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है ना। वही बात यहाँ पे भी है। जो बड़े भाई साहब हैं वे किताबों को उतना वैल्यू नहीं देते। वे कहते हैं कि किताबें इतनी वैल्यूएबल नहीं है, किताबों का ज्ञान इतना वैल्यूएबल नहीं है जितना जिंदगी का ज्ञान। जो लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस हैं वे सभी किताबी ज्ञान से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और उन्हीं की हमारे जीवन में आवश्यकता भी है। मतलब लाइफ के डिफरेंट प्लेसेस पर, बहुत सारी अलग अलग जगहों पर उन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हमें प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, हमें ये किताबी ज्ञान उतना काम नहीं आता। ये मत कहिएगा कि किताबी ज्ञान काम ही नहीं आता, द बुक इज नॉलेज इज टोटली वेस्ट, ऐसा नहीं कहना। बहुत सारी चीज़ें आपको बुक्स से मिलती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसी के साथ साथ जरूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आशय स्पष्ट करना और
इसके बारे में, आशय स्पष्ट करने के बारे में बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, इसलिए कि आशय स्पष्ट करने में उस लाइन का मतलब लिखना है, मीनिंग लिखना है। एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द चैप्टर, सो वेन एवर यू want to know that particular meaning of the line, then you can go back to that part of the video and you can easily get that. ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं बस यहाँ पर थोड़ा सा, बाकी इसकी डिटेल आप उस पार्ट में जाकर के वीडियो के ले सकते हैं। पहला है इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। ओनली पासिंग द एग्जामिनेशन इज नॉट अ बिग डील। जो बड़ी बात है वो है डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, मतलब अपनी बुद्धि का विकास करना। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करना। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस लाइन। ठीक है, सेकेंड भी जो है, जब राइटर जो है खेल कूद और बड़े भाई साहब की डांट के बीच में पड़ा हुआ है, वहां पर ये लाइन है कि जिस तरह से मौत और विपत्ति, मतलब डेथ और प्रॉब्लम्स के बीच भी आदमी फंसा रहता है, जानता है कि एक दिन मौत है और इधर प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी वो पड़ा रहता है, वो तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह की इमेजिनेशन करता रहता है। उसी तरह से जो राइटर है वो भी भाई साहब की डांट है और दूसरी तरफ उसका करियर है, लेकिन इन सबको छोड़ करके वो खेल कूद के चक्कर में पड़ा रहता है। तो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। अगर हमारी बुनियाद मतलब नींव, बेस, अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो जो मकान होगा वो कैसे पायदार बनेगा, कैसे मजबूत बनेगा। किस सेंस में कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ऑलरेडी इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड। और लास्ट है इसका, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर नए संस्कार, विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। ये जब पतंग लूटने के लिए बड़ा भाई, छोटा भाई जा रहा है और बड़ा भाई उधर से आ रहा है, उसके पहले की ये कहानी है और एकदम फिलोसॉफिकल वे में, एकदम दार्शनिक तरीके से ये बात लिखी गई है कि आसमान से पतंग आ रही थी, उसे देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा हो जो नए संस्कार ग्रहण करने आ रही हो, और मेरी आंखें उस आकाशगामी पथिक यानी आसमान में जाने वाले ट्रैवलर यानी उस काइट की तरफ मेरी आंखें लगी हुई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर इसके खत्म हो जाते हैं। बहुत शॉर्ट में केवल मीनिंग में आपको बताना चाह रहा था कि कैसे आप समझेंगे कि क्या पूछ रहा है। एक छोटा सा हिंट आपको देता हूं कि हर चैप्टर से एक दो वर्ड्स, जो की वर्ड्स हैं, जो मुख्य शब्द हैं, उनको जानिए, उनकी मीनिंग जानिए, इंग्लिश में भी जानिए। एंड व्हेन दैट वर्ड विल कम इन द एनी क्वेश्चन in the examination, you will easily get the point at least that what it is asking means, what the question is. The main thing, again I am telling, again and again I am telling this, main thing is to understand the question. In the board examination also, so many students after examination they come and they say that we could not understand what the question was. So many times I have seen this type of things. But now read the chapter carefully, underline the sentences, underline the words, ask me if you are confused, you are not getting that, and keep the meaning of those words in mind. That meaning, that word will help you getting the meaning in the examination. And when you will get the meaning, some lines, a few lines at least you can write. Okay, so thank you so much. Do the exercise, question answer you should write in your notebook, and after writing it you will send it to me. Okay, thank you so much. Thank you, have a nice day.